26 नवंबर 2008 एक ऐसी शाम जिसे मुंबई कभी नहीं भूल पाई। एक ऐसी शाम जहां वक्त रुक गया, सांसें अटक गई और शहर की धड़कन जैसे थम सी गई थी। हर रोज की तरह वो भी एक आम शाम थी। लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, किसी चाय की टपरी पर बातें चल रही थी, तो कहीं कोई कपल मरीन ड्राइव पर बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। सीएसटी स्टेशन पर लोग अपनी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ताज के दरवाजों पर मेहमान अपना स्वागत करवा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाएगा। उस रात मुंबई में मौत समुद्र के रास्ते आई थी। 10 जवान लड़के, लेकिन दिल में नफरत की आंधी, तबाही। उनका मिशन साफ था, सिर्फ लोगों को मारना नहीं, एक पूरे शहर का हौसला तोड़ना, डर फैलाना, भारत को झुकाना। ये सब सिर्फ कुछ घंटों का काम नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग और ट्रेनिंग का नतीजा था। टेररिस्ट ने कराची से पाकिस्तानी बोट पर सफर शुरू किया। समुद्र के बीच एक इंडियन फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक किया, उसके क्रू मेंबर्स को मार दिया और उसी बोट का इस्तेमाल करके मुंबई कोस्ट तक। वहाँ से छोटी छोटी इनफ्लेटेबल बोट्स के जरिए कोलाबा के पास लैंड किया गया। ये लोग छोटी छोटी टीम्स में बट गए और अलग अलग जगहों पर अटैक करने लगे। रात के 9:20 पर पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। यहाँ अजमल कसाब और उसके साथ ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ घुसे और बिना किसी चेतावनी के लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया। इस अटैक में दर्जनों लोग मारे गए। फायरिंग के बाद ये दोनों कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़े, जहां पुलिस से इनका सामना हुआ। एक टेररिस्ट वहीं मारा गया और कसाब जिंदा पकड़ा गया, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बना। सीएसएमटी के हमले के बाद बाकी टेररिस्ट ने मुंबई की और जगहों को निशाना बनाया। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। ताज होटल में 4 टेररिस्ट घुसे। 3 दिन तक एनएसजी कमांडोज ने लगातार ऑपरेशन चलाया। हर फ्लोर को एक एक करके क्लियर किया गया। टेररिस्ट ने अंदर कुछ जगहों पर बॉम्ब्स भी लगाए थे, जिनकी वजह से आग लगी और बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ताज होटल के अटैक में सबसे ज़्यादा वक्त लगा। यहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और टेररिस्ट को अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। कैसे कवर लेना है, कहाँ हाइड होना है, ये सब उन्होंने पहले से सीसीटीवी फुटेज और होटल मैप के जरिए समझ लिया था। कई जगहों पर उन्होंने जानबूझकर आग लगा दी, जिससे एनएसजी कमांडोज के लिए ऑपरेशन और भी मुश्किल हो गया। एनएसजी ऑफिसर्स ने छत से एंट्री ली और हर फ्लोर को एक एक करके क्लियर किया। इसी एक होटल पर एक मूवी भी बनी है, द अटैक्स ऑफ 26 अगस्त। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी कुछ वैसा ही हुआ। टेररिस्ट ने लोगों को बंधक बना दिया। उनमें कई फॉरेन ऑफिसर्स भी थे, इसलिए यहाँ भी तुरंत कमांडोज को बुलाया गया। उन्होंने पूरे ऑपरेशन को संभाला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर हॉस्टेजेस को बचाया नहीं जा सका। इन होटल्स के स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर गेस्ट्स की सुरक्षा की, और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। लियोपोल्ड कैफे, जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट था, वहाँ पर टेररिस्ट कुछ ही मिनटों में फायर और ब्लास्ट कर दिया। अटैक छोटा था पर कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इस हमले का मकसद था पब्लिक में पैनिक फैलाना। नरीमन हाउस, जो एक जूइश कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ 2 टेररिस्ट घुसे और उन्होंने एक इजरायली फैमिली को बंधक बना लिया। ये ऑपरेशन काफ़ी डेलिकेट था, क्योंकि होस्टेजेस की जान का सीधा खतरा था। एनएसजी ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस बिल्डिंग पर ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस कोशिश में भी कई लोगों की जान चली गई। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले जवाब दिया, लेकिन उनके पास ना तो मॉडर्न इक्विपमेंट था और ना ही बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन। फिर भी डीसीपी अशोक कामते, इंस्पेक्टर विजय सालास्कर, एटीएस चीफ हेमंत करकरे, तुकाराम ओमले जैसे ऑफिसर्स ने अपनी जान देकर देश का सम्मान बढ़ाया। खास तौर पर तुकाराम ओमले, जिन्होंने अपनी जान देकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़वाया, जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में क्रूशल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसने पूरी प्लानिंग बताई कि कैसे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? इधर पहले 1 माह का होता है ना, जो आम जिसको दावती कहते हैं ना, जो अमीर लोगों को कराता है, इसको सिर्फ दावत देता है। कैसे उन्हें कुरान के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया। इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। और कैसे उन्हें ये सिखाया गया कि जो अल्लाह को ना माने वो गलत रास्ते पर है, और उनका असली टारगेट क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेना। कसाब ने लश्कर तैयबा का नाम लिया, जो एक जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बेस पाकिस्तान में है। यही वो संगठन था जिसके लिए 10 टेररिस्ट काम कर रहे थे। इंडिया ने इन सबूतों को देखते हुए पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू किया। इंटरनेशनल मीडिया, यूएन और कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया। इन्वेस्टिगेशन से भी ये सामने आया कि हमले के दौरान इन टेररिस्ट की पाकिस्तान के हैंडलर से लगातार बातचीत हो रही थी। उन्हें सैटेलाइट फ़ोन्स और जीपीएस डिवाइस तक दिए गए थे। इंडिया ने यूएस, यूके जैसे देशों से टेक्निकल सपोर्ट लिया, जिससे साइबर एविडेंस इकट्ठा हुआ। यही एविडेंस बाद में कोर्ट में पेश किया गया और कसाब को सेंटेंस मिला।
2012 में उसे फांसी दे दी गई। कसाब के ट्रायल के दौरान हाई सिक्योरिटी रखी गई थी। मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई जहां इस केस की सुनवाई की गई। शुरुआत में कसाब ने अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन बाद में जब उसे जेल में रखा गया और ऑफिसर्स ने अपने तरीके से सवाल पूछे तो उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया। कोर्ट ने उसके खिलाफ सारे एविडेंस देखे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल इंटरसेप्ट्स और उसके खुद के स्टेटमेंट भी शामिल थे। अटैक में 166 लोग मारे गए, जिनमें 26 फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लोगों के मन में बना हुआ डर था। आम लोगों का पब्लिक जगहों पर जाना मुश्किल हो गया। टूरिज्म और बिजनेसेस भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुए। काफ़ी लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बदलाव किए। मॉल्स में जाने से परहेज करना, क्राउडेड ट्रेन्स अवॉइड करना और हर जगह सस्पिशियस एक्टिविटी पर अलर्ट रहना। और जो मुंबई में रहता है उसे तो पता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। इस अटैक के बाद इंडिया ने कई सिक्योरिटी रिफॉर्म्स किए। एनएसजी के रीजनल हब्स मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में बनाए गए। कोस्टल सर्विलांस के लिए रडार्स और पेट्रोल बोट्स खरीदे गए। मरीन पुलिस को ट्रेन किया गया। रेलवे स्टेशन, मॉल्स और एयरपोर्ट्स पर सीसीटीवी कैमरास और मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ और एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया गया जहां सभी एजेंसीज डाटा शेयर कर सकें। साइबर सिक्योरिटी पर भी जोर बढ़ा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट में भी बदलाव किए गए। आर्मी और पुलिस में टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ी। लोगों को सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए मोटिवेट किया गया। इस अटैक का मीडिया कवरेज भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। लाइव टेलीकास्ट के चलते टेररिस्ट को बहुत सारी रियल टाइम जानकारी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हॉस्टेज सिचुएशंस में किया। इसके बाद न्यूज़ कवरेज के रूल्स कड़े किए गए, खासकर जब सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहे हैं। एडिटर गिल्ड ने सेल्फ रेगुलेशन नॉर्म्स अपनाए ताकि फ्यूचर में ऐसी कवरेज को कंट्रोल किया जा सके। और इसका एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर, जहां किसी भी मीडिया चैनल ने न लाइव लोकेशन दी न ड्रोन फुटेजेस। सारी जानकारी करीब 1.5 से 2 घंटे बाद आती थी। कई लोग आज भी 26/11 के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने NGO शुरू किए जो टेररिज्म विक्टिम्स की मदद करते हैं। ताज होटल के स्टाफ जैसे करमबीर कैंग, जिन्होंने अपनी फैमिली खो दी। एक फॉरेन टूरिस्ट ने लिखा था कि कैसे एक होटल वेटर ने अपने ऊपर बुलेट्स ले लिए सिर्फ इसलिए ताकि गेस्ट बच सके। मुंबई के लोगों ने दिखाया कि रेजिलियंस क्या होता है। बेशक लोगों के दिलों में डर था, पर अटैक के अगले ही दिन कई लोग फिर से अपने काम पर लौट गए। लोकल ट्रेन्स फिर से चलने लगे, कैफ़ेज फिर से खुल गए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था पाकिस्तान को, टेररिस्ट को, कि डर के सामने झुकना हमें नहीं आता। हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में ट्रिब्यूट दिया जाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास मेमोरियल्स और इवेंट्स होते हैं। शहीद पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर चौक्स और गलियां नामित की गई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि शौर्य और बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता। मुंबई अटैक्स ने भारत की आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछा, क्या हम तैयार हैं? हर नागरिक के लिए एक वेकअप कॉल था। स्कूल और कॉलेज लेवल से लेकर नेशनल पॉलिसी तक हर जगह पर चेंजेस लाने की जरूरत समझी गई। इमरजेंसी रेस्पॉन्स नंबर्स स्ट्रीमलाइन किए गए, मोबाइल ऐप्स डेवलप की गई ताकि पब्लिक आसानी से हेल्प बुला सके। कसाब के ट्रायल के बाद एंटी टेरर लॉज में भी बड़े बदलाव हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाए गए ताकि ऐसे मामलों में जल्दी फैसला हो सके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और पावर दी गई और उनका बजट भी बढ़ाया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना शुरू किया, जिसका असर डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी पड़ा, जो पाकिस्तान को कभी अच्छा नहीं लगा और लगेगा भी क्यों। आखिर उनके पाले हुए टेरर पर असर पड़ रहा था। इस पूरे अटैक ने एक और बात साबित की, इंडिया में कितनी यूनिटी है। सभी लोग एक साथ खड़े हुए। ब्लड डोनेशन कैंप्स से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। मुंबई अटैक्स के बाद कई मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और बुक पब्लिश हुई। इनका मकसद सिर्फ ड्रामा या दुख दिखाना नहीं था, बल्कि लोगों को एजुकेट करना था। आज जब हम 26/11 को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक अटैक नहीं, बल्कि एक नया संकल्प भी याद करते हैं। संकल्प कि हम कभी नहीं डरे थे, ना कभी डरेंगे। अब फिर एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम, लेकिन इस बार जवाब पिछली बार से अलग था। अब आप बताइए, अगर ऐसा जवाब 26/11 के बाद दिया गया होता तो क्या पहलगाम या पुलवामा अटैक होता, या फिर जैसा 26/11 के टाइम पर किया गया था वैसा ही अब करना चाहिए था? सोच और चॉइस दोनों आपकी है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।